दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल आर्द्र भूमि और संबंधित मुद्दों से संबंधित है। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। वेटलैंड एंड रिलेटेड इश्यूज, आर्द्र भूमि और संबंधित मुद्दे। सबसे पहले देखते हैं वेटलैंड्स क्या होते हैं। वेटलैंड्स ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जल अपने आसपास के पर्यावरण संबंधित पेड़ पौधों और पशु जीवन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कारक है। रामसर अभिसमय के अनुसार आर्द्र भूमि के अंतर्गत दलदल, दलदली भूमि पट्टी, वनस्पति पदार्थों से ढकी भूमि, प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी दरिया, बहता हुआ मीठा, खारा या लवणीय जल के क्षेत्र और समुद्री जल के वे क्षेत्र जिनकी गहराई कम ज्वार में 6 मीटर से अधिक नहीं रहती है इत्यादि शामिल हैं। आर्द्र भूमियों को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए काफी अहम माना जाता है। आइए अब देखते हैं कि आर्द्र भूमि का महत्व क्या है। IPBES यानी इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के वैश्विक मूल्यांकन ने आर्द्र भूमि को सबसे अधिक खतरे वाले पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में चिन्हित किया है। वहीं यूनेस्को के अनुसार यह दुनिया की 40% वनस्पतियों और वन्य जीवों को प्रभावित करता है। दरअसल आर्द्र भूमि जलीय चक्र का आवश्यक हिस्सा है एवं एक उच्चतर उत्पादकता वाली पारिस्थितिकी प्रणाली है। वहीं दूसरी तरफ यह समृद्ध जैव विविधता का आधार भी है। यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भाग होने के कारण कई महत्वपूर्ण मनोरंजक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का भी केंद्र है। यह जल भंडारण, जल शुद्धिकरण, बाढ़ अल्पीकरण, आपदा नियंत्रण, भूजल का पुनर्भरण जैसी जरूरी प्रक्रियाओं में अहम भूमिका निभाती है। आर्द्र भूमियों को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है क्योंकि ये एक विस्तृत फूड वेब यानी खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। आर्द्र भूमियों को किडनी ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य किडनी द्वारा किया जाता है, ठीक उसी तरह आर्द्र भूमि तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है तथा प्रदूषण को भी नियंत्रित करता है। आर्द्र भूमियां पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी काफी अहम है क्योंकि ये कार्बन अवशोषण और भूजल स्तर में वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक ओर जहां आर्द्र भूमि जीवों को आवास और भोजन मुहैया कराती है, वहीं दूसरी ओर ये वनस्पतियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वेटलैंड्स अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो दुनिया को अपने मत्स्य उत्पादन का लगभग 2/3 हिस्सा प्रदान करती हैं। वेटलैंड्स वाटरशेड पारिस्थितिकी में अभिन्न भूमिका निभाते हैं। उथले पानी का संयोजन, पोषक तत्वों का उच्च स्तर उन जीवों के विकास के लिए आदर्श है जो फूड वेब का आधार बनाते हैं और मछली, उभयचर, शंख और कीड़े की कई प्रजातियों को भोजन मुहैया कराते हैं। वेटलैंड्स अपने पौध समुदायों और मिट्टी के भीतर कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में छोड़ने के बजाय संग्रहित करते हैं। वेटलैंड की वनस्पति बाढ़ के पानी की गति और मिट्टी के कटाव को कम करती है। वेटलैंड मानव और गृह जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। 1 अरब से अधिक लोग जीवित रहने के लिए उन पर निर्भर हैं और दुनिया की 40% प्रजातियां आर्द्र भूमि में निवास करती हैं और प्रजनन करती हैं। वेटलैंड्स भोजन, कच्चे माल, दवाओं के लिए आनुवांशिक संसाधनों और जल विद्युत के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वे परिवहन, पर्यटन और लोगों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे जानवरों और पौधों के लिए आवास प्रदान करती हैं। कई वेटलैंड प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र हैं और पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं और कई आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। वेटलैंड्स उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आगे देखते हैं कि वेटलैंड्स के सामने उपस्थित चुनौतियां क्या-क्या हैं। आर्द्र भूमि के सामने सबसे बड़ी चुनौती है शहरीकरण। दरअसल शहरी केंद्रों के पास स्थित वेटलैंड्स को आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक सुविधाओं में तेजी से हो रहे विकास के कारण नुकसान हो रहा है, जबकि सार्वजनिक जल आपूर्ति के संरक्षण के लिए शहरी आर्द्र भूमि आवश्यक है। अगली अहम चुनौती है कृषि। आर्द्र भूमि के विशाल हिस्सों को धान के खेतों में बदल दिया गया है। इसके अलावा सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में जलाशयों, नहरों और बांधों के निर्माण से संबंधित आर्द्र भूमि के जल विज्ञान में काफी परिवर्तन हुआ, जिससे आर्द्र भूमियों के क्षेत्रफल में काफी कमी आई है। प्रदूषण आर्द्र भूमियों के विलुप्त होने के अहम कारणों में से एक है।
वेटलैंड प्राकृतिक जल फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि वे केवल कृषि अपवाह से खाद और कीटनाशकों को साफ कर सकते हैं, लेकिन औद्योगिक स्रोतों और अन्य प्रकार के प्रदूषणों से पारा नहीं साफ कर सकते हैं। पेयजल आपूर्ति और आर्द्र भूमि की जैविक विविधता पर औद्योगिक प्रदूषण के प्रभाव के चलते चिंता बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन भी आर्द्र भूमि को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। हवा का तापमान बढ़ना, वर्षा, तूफान, सूखा और बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड संचय में वृद्धि और समुद्र का स्तर बढ़ने से आर्द्र भूमि भी प्रभावित हो सकती है। ड्रेनिंग भी आर्द्र भूमियों के सामने एक खास चुनौती है। आर्द्र भूमि से पानी को निकाला जाता है, तब आर्द्र भूमि सूखने लगती है। विदेशी प्रजातियों से भी आर्द्र भूमि को खतरा हो सकता है। भारतीय आर्द्र भूमि को पानी की जलकुंभी या साल्विनिया जैसे विदेशी प्रजाति के पौधों से खतरा है। वे जलमार्गों को रोकते हैं और देशी वनस्पति के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके अलावा लवणीकरण के चलते भूजल की अधिक निकासी के कारण भी आर्द्र भूमियों को नुकसान पहुंचता है। अब आइए देखते हैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। वेटलैंड से संबंधित संरक्षण अधिनियम ईरान के रामसर में 2 फरवरी 1971 को एक संधि पर हस्ताक्षर कर लागू किया गया, जिसे रामसर अभिसमय कहा जाता है। यही कारण है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष आर्द्र भूमि दिवस की थीम वेटलैंड्स और जैव विविधता यानी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी रही। रामसर अभिसमय एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि और उसके संरक्षण और उनसे जुड़े संसाधनों के संरक्षण एवं उनके बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा प्रदान करता है। भारत समेत विश्व के लगभग 170 देशों ने इस संधि के प्रति अपनी सहमति दर्ज की है। आर्द्र भूमियों के लिए विशेष रूप से कार्य करने वाली यह पहली वैश्विक पर्यावरणीय संधि है जो विलुप्त हो रही आर्द्र भूमियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिलाती है। इस अभिसमय में शामिल होने वाले देश आर्द्र भूमि को पहुंची हानि और उनके स्तर में आई गिरावट को दूर करने के लिए परस्पर सहयोग करते हैं। कन्वेंशन का मिशन दुनिया भर में सतत विकास को प्राप्त करने में योगदान के रूप में स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमियों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग है। रामसर कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ। इस कन्वेंशन के 3 स्तंभ है: आर्द्र भूमियों के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग की दिशा में काम करना, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, रामसर सूची की सूची के लिए उपयुक्त आर्द्र भूमि को नामित करना और उनके प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करना, और तीसरा है ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड्स, साझा वेटलैंड सिस्टम और साझा प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना। रामसर अभिसमय के अन्य अहम मकसद हैं जैव विविधता पर मानवीय प्रभाव की निगरानी करना, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए बने कानूनों में सुधार करना, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर संरक्षण की दिशा में काम करना और इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन एकत्रित करना आदि। अब बात रामसर कन्वेंशन के तहत आने वाले मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की। दरअसल इसे रामसर सूची के हिस्से के रूप में रखा गया है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वेटलैंड साइट्स की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की सूची में शामिल है, जहां पारिस्थितिकी व्यवहार में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। भारत के 2 वेटलैंड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर। वहीं चिल्का झील ओडिशा को रिकॉर्ड में रखा गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया था। रामसर विषय का समर्थन करने के साथ ही भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों के सहयोग से भारत सरकार ने 1985-86 के दौरान आर्द्र भूमि से संबंधित कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आर्द्र भूमियों की पहचान की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के खंड जी में बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें झील, नदी, वन और वन्य जीव हैं, की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। इसी क्रम में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया, जिसका अहम मकसद पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना और उसमें सुधार लाना है। अन्य मकसदों में अन्य बातों के साथ साथ आर्द्र भूमि और उससे जुड़े मामलों के संरक्षण को भी शामिल किया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय पर्यावरण नीति खंड में भूमि द्वारा उपलब्ध पारिस्थितिकी सेवा को भी मान्यता दी गई है और सभी आर्द्र भूमियों के लिए नियामक तंत्र स्थापित करने पर बल दिया गया है, जिससे पारिस्थितिकी के एकीकृत प्रबंधन में मदद मिल सके। इसे और व्यापक बनाते हुए केंद्र सरकार ने आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 को लागू किया।
गौरतलब है कि आज भारत में लगभग 36 से ज्यादा आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। बहरहाल इन प्रयासों का मकसद देश में आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनका युक्तियुक्त उपयोग करना है ताकि उनमें गिरावट आने से रोका जा सके। आइए अब बात करते हैं भारत सरकार द्वारा किए जा रहे अगले अहम प्रयास के बारे में, जो भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन अधिनियम 2017 है। दरअसल इस नियम में आर्द्र भूमि प्रबंधन के प्रति विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है ताकि अलग अलग क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और राज्य अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित कर सके। इसमें यह भी तय किया गया है कि ज्यादातर निर्णय राज्य के आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा लिए जाएंगे, जिसकी राष्ट्रीय भूमि समिति द्वारा निगरानी की जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करती है। देश में ऐसी बहुत सी आर्द्र भूमियां हैं जो जैविक एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन उनकी कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण उनके संरक्षण की दिशा में उचित कदम नहीं उठाया जा सका है। इस नियम में इसे भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। आइए बात करते हैं भारत में आर्द्र भूमि स्थिति की। भारत में आर्द्र भूमियों को आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम यानी वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के तहत विनियमित किया जाता है। 2017 के नियमों में इसे राज्य स्तरीय निकायों के साथ परिवर्तित कर एक राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति या नेशनल वेटलैंड कमेटी बनाई, जो एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करती है। नए नियमों ने आर्द्र भूमि की परिभाषा से कुछ वस्तुओं को हटा दिया, जिनमें बैकवाटर, लेगून, क्रीक और एस्चुरी शामिल हैं। भारत में कुल आर्द्र भूमि लगभग 10,67,939 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है, जो भारत के लगभग 1.6 करोड़ हेक्टेयर या 4.5% क्षेत्र को कवर करती है। बात करते हैं निष्कर्ष की। अनियोजित शहरीकरण और बढ़ती आबादी का मुकाबला करने के लिए वेटलैंड के प्रबंधन के लिए योजना, निष्पादन और निगरानी के मामले में एक एकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षाविदों और पेशेवरों के प्रभावी सहयोग, इकोलॉजिस्ट, वाटरशेड प्रबंधन विशेषज्ञ, नियोजक मंडल को आर्द्र भूमि के समग्र प्रबंधन के लिए निर्णायक मंडल में शामिल करना चाहिए। आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने और उनके पानी की गुणवत्ता के लिए आर्द्र भूमि की निरंतर निगरानी के बारे में जागरूकता फैलाने से आर्द्र भूमि को और गिरावट से बचाने के लिए अहम सहयोग मिलेगा। नोट करते हैं आज का सवाल। आर्द्र भूमि क्या है, इनके महत्व और चुनौतियों पर चर्चा करते हुए इसके संरक्षण के लिए किए जा रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का उल्लेख करें।